किसी ने बड़ा खूब कहा है कि जमाना कल भी खराब था और जमाना आज भी खराब है। द्रौपदी का चीरहरण करने वाले लोगों को शायद सब भूल गए होंगे, लेकिन जिसने सीता माता को हाथ भी नहीं लगाया वो आज तक जल रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया का एक एक्सक्लूसिव कार्यक्रम देख रहे हैं। सागर शहर में नगर निकाय महापौर और पार्षद पदों की उम्मीदवारों की दावेदारी का आगाज शुरू हो चुका है और राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जल्द ही 25 दिसंबर के बाद चुनावों की तारीखों की घोषणा हो सकती है और शहर में जल्द ही आदर्श आचरण संहिता लगने के भी पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं। सागर में नगर निकाय महापौर की महिला सीट अनारक्षित होने के कारण सभी वर्ग की महिलाएं अपनी अपनी दावेदारी की तैयारियों में जुट गई हैं। अगर हम बात करें राष्ट्रवादी पार्टी की, कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी सभी ने अपने अपने नेटवर्क को एक्टिव कर दिया है और इसी के साथ साथ निर्दलीय रूप में खड़े होने वाले उम्मीदवारों ने भी अपनी तैयारियों को करना शुरू कर दिया है। अगर हम सागर नगर निकाय के इतिहास की बात करें तो आज से ठीक 10 साल पहले यानी कि 2010 में किन्नर कमला बुआ ही एक ऐसी उम्मीदवार रही जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार होते हुए भी अपना विजय पताका नगर निकाय चुनाव में फहराया था। हालांकि बाद में वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई थी। अगर हम प्रबल दावेदारियों की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह वार्ड नंबर 17 से प्रबल दावेदार के रूप में निकल कर आ रही श्रीमती शशि जाटव, जो कि तत्कालीन रहे पार्षद महेश कुमार जाटव की धर्मपत्नी है। अगर इनके फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो महेश कुमार जाटव के पिता तुलसीराम जाटव 1995 से लेकर 2000 तक विठल नगर वार्ड के पार्षद रहे और उनकी माता स्वर्गीय लल्लनबाई जाटव 2000 से लेकर 2005 तक विठल नगर की पार्षद रही। हालांकि 2004 में लिवर कैंसर के चलते उनका दुखद निधन हो गया था। गुरु गोविंद सिंह वार्ड नंबर 17 से प्रबल दावेदारी के रूप में आ रही श्रीमती शशि जाटव का मिशन महिलाओं की अंदरूनी समस्याओं को समझकर बाहर निकालना और सरकार की दी जा रही योजनाओं का लाभ दिलाना और साथ ही साथ महिला सशक्तिकरण के ऊपर काम करना है। अगर हम बात करें डॉक्टर हरि सिंह गौरबाट की तो यहाँ से प्रबल दावेदार के रूप में आ रहे हैं हर्षवर्धन चौबे, जो कि तत्कालीन पार्षद रहे अनामिका चौबे के पति हैं और ये राजनीतिक गतिविधियों में ज़्यादा सक्रिय भी रहते हैं। अगर इसके बाद हम बात करें मधुकर साहबाट की तो यहाँ से प्रबल दावेदारी के रूप में आ रहे हैं रविंद्र वर्मा। ज़्यादा जानकारी के लिए हम बता दें कि तत्कालीन पार्षद भी यही रह चुके हैं जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर 2019 को समाप्त हो चुका है। साथ ही साथ मधुकर साहबाट की जनता युवा प्रतिनिधि होने के कारण इनको ज़्यादा पसंद भी कर रही है। आगे की रिपोर्ट में आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग किस तरीके से नगरीय निकाय की तैयारियों में जुटा हुआ है और नगरीय निकाय चुनाव के बाद किस तरीके से सरपंच चुनाव में एक्टिव रहेगा। लेकिन उससे पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट कि जो गुरु गोविंद सिंह वार्ड से तत्कालीन रहे पार्षद महेश जाटव की है और 2 अप्रैल 2018 को उन पर लाठियां चार्ज हुई थी। ST/SC के संपर्क पर उन्होंने आंदोलन किया था जिस पर पुलिस प्रशासन के द्वारा उन पर लाठियां चार्ज की गई। देखिए एक खास रिपोर्ट सिर्फ रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ। मध्य प्रदेश चुनाव आयोग ने नगरीय निकाय चुनाव की तैयारी पूरी कर ली है। प्रदेश में 344 निकायों की वोटिंग 2 फेज में होगी। आयोग 25 दिसंबर के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है। हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र को ध्यान में रखते हुए जनवरी के पहले सप्ताह तक इसे टाला भी जा सकता है। पहली बार पार्षद प्रत्याशियों के लिए चुनाव में खर्च की सीमा तय कर दी गई है। उन्हें अपने चुनाव में खर्च की पूरी डिटेल्स बतानी होगी। नगरीय निकाय के चुनावों में आबादी के हिसाब से खर्च की अलग अलग सीमा तय कर दी गई है। महानगर में पार्षद कैंडिडेट 8,75,000 रुपये तक खर्च कर सकेंगे, तो वहीं नगर पंचायत में खर्च की लिमिट 75,000 रुपये तक तय की गई है। सूत्रों के मुताबिक चुनाव आयोग की मंशा 30 जनवरी तक नतीजे घोषित करने की है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि निकाय चुनाव के बाद पंचायत चुनाव भी कराने हैं। आयोग पंचायत चुनाव 3 फेज में फरवरी से अप्रैल के बीच में कराने की तैयारी में जुट गया है। आयोग की एक अधिकारी का कहना है कि कोरोना संक्रमण के चलते पोलिंग बूथ पर वोटर की मैक्सिमम लिमिट 1000 तय कर दी गई है। इस वजह से प्रदेश में 2387 पोलिंग बूथ बढ़ गए हैं। आयोग के मुताबिक निकाय चुनाव में पहली बार ऑफलाइन के अलावा ऑनलाइन नॉमिनेशन फॉर्म जमा करने की सुविधा दी जाएगी। MP ऑनलाइन के माध्यम से नॉमिनेशन किया जा सकेगा। फॉर्म जमा करने की फीस 40 रुपये तय की गई है। पार्षद के चुनाव में धन बल का उपयोग रोकने के लिए चुनाव आयोग ने खर्च की लिमिट तय करने के साथ साथ खर्च का ब्यौरा बताने के नियम भी बना दिए हैं। चुनाव की तारीख के 30 दिन के अंदर प्रत्याशी या उनके एजेंट को खर्च की डिटेल्स देनी होगी। गलत जानकारी दी तो चुनाव रद्द करने के साथ साथ कैंडिडेट्स को अयोग्य भी घोषित किया जा सकता है।
पार्षद प्रत्याशियों को खर्च की गई राशि का सोर्स: सार्वजनिक सभा, रैली, जुलूस, प्रचार सामग्री, केबल नेटवर्क, थोक SMS या इंटरनेट, सोशल मीडिया के जरिए प्रचार, वाहन, कार्यकर्ता और एजेंट पर खर्च, चुनाव अभियान में लगाई गई खुद की रकम, पार्टी से मिला कैश या चेक, कर्ज, गिफ्ट और दान की गई रकम की डिटेल्स बतानी होगी। चुनाव 1 जनवरी 2020 की वोटर लिस्ट के अनुसार होंगे। इसमें 1,51,89,400 वोटर के नाम शामिल हैं। प्रदेश में 407 में से 344 निकायों में चुनाव होगा। इसमें 16 नगर निगम, 75 नगर पालिका और 253 नगर परिषद शामिल हैं। एक नज़र हम भारत के नगरीय शासन के इतिहास पर डालते हैं। भारत में नगरीय शासन व्यवस्था को कानूनी रूप 1687 में दिया गया, जब ब्रिटिश सरकार ने मद्रास शहर के लिए नगर निगम की स्थापना की थी। 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत मद्रास, कलकत्ता और बम्बई में नगर निगम की स्थापना की गई। 74वें संविधान संशोधन में नगरीय शासन के लिए प्रावधान किए गए। इसे 22 दिसंबर 1992 को लोकसभा ने तो 23 दिसंबर 1992 को राज्यसभा ने पारित किया था और 20 अप्रैल 1993 को इसे राष्ट्रपति ने मंजूरी दी थी। 1 लाख से 5 लाख तक की आबादी पर नगर पालिका होती है और 5 लाख से अधिक की आबादी वाले शहरों में नगर निगम होता है। आगे हम बात करें तो 1 लाख से कम आबादी वाले कस्बों में नगर पंचायत होती है। नगर पंचायत से छोटी ग्राम पंचायत और सबसे छोटी ग्राम सभा होती है। ऐसे गांव जिनकी आबादी कम से कम 200 हो, वहां ग्राम सभाएं होती हैं। यह पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई है। 2017 के आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2,67,428 स्थानीय निकाय हैं। इनमें से 2,62,471 ग्रामीण क्षेत्रों में थे, जबकि 4,657 नगरीय निकाय में थे। देश में सबसे ज़्यादा 27 नगर निगम महाराष्ट्र में हैं। इसके बाद उत्तर प्रदेश में 17, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक सागर मीडिया।